नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है हेलोजिनेशन, मतलब एल्केन की रिएक्शन हेलोजन के साथ करानी। कोई भी एल्केन ले लेते हैं, जैसे मान लो कि देखो, अ, वैसे तो हेलोजिनेशन मतलब किससे रिएक्शन कराएंगे? हेलोजन से। और हेलोजन में क्या क्या आता है? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। लेकिन यहाँ पर जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही सिर्फ अगर कहीं हेलोजन बोला जा रहा तो उसका मतलब होता है सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन। फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन को हम लोग हेलोजनेशन में नहीं मानते। क्यों नहीं मानते वो भी अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। और इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब भी हेलोजन बोला जाएगा तो तुम्हारे दिमाग में पूरे ये चारों हेलोजन नहीं आने चाहिए, सिर्फ दो ही हेलोजन आने चाहिए, ब्रोमीन और क्लोरीन, बस। और उसका रीज़न जस्ट अभी बताएंगे कि क्यों ऐसा करते हैं। पर इससे पहले देखें कि हेलोजनेशन होता क्या। तो मीथेन का रिएक्शन जब किसी हेलोजन के साथ कराते हैं, किसी भी हेलोजन के साथ कराएंगे, तो यहाँ पे ऐसे डब्बा बना के दिखाया रहता है कि मीथेन को ऐसे लिख देंगे और हेलोजन को ऐसे। तो यहाँ ऐसे डब्बे के अंदर क्या लिखा हुआ है? HX। और ये क्या बनता है? CH3X। ये बनता है। पर क्योंकि अभी मीथेन के पास एक और हाइड्रोजन है, ये फर्दर और रिएक्ट करता है और डाई हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। और ये डाई हैलाइड फर्दर अगर हेलोजन से रिएक्ट करे, ऐसे में ट्राई हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम हेलोफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इस कंपाउंड को हेलोफॉर्म बोलते हैं। हेलोफॉर्म नाम तुमने पहले सुना हुआ है? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, ये पहली बार सुन रहे हो तो लिख लेना छोटा सा हेलोफॉर्म उसके नीचे। ट्राई हेलाइड्स में जैसे एक ही कार्बन पे तीनों हेलोजन जुड़े रहते हैं, उसको हेलोफॉर्म बोलते हैं। और अगर ये हेलोजन फिर से रिएक्ट कर ले तो टेट्राहेलाइड का भी फॉर्मेशन होगा। तो मैक्सिमम कितने हेलोजिनेशन कराए जा सकते हैं किसी एल्केन के? किसी भी एल्केन के कितने हेलोजिनेशन कराए जा सकते हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि ये तो मीथेन का करवा है ना। इथेन में तो छः हाइड्रोजन होंगे, अब छः हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, 6 बार हेलोजन रिप्लेस हो सकता है। प्रोपेन में 8 बार हो सकता है, ब्यूटेन में 10 बार हो सकता है। तो जितने हाइड्रोजन हैं सब के सब हटाए जा सकते हैं। पर अपने सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ मोनो हेलोजिनेशन है। डाई हेलोजिनेशन, ट्राई हेलोजिनेशन, टेट्रा हेलोजिनेशन, पैरा हेलोजन, सॉरी पॉली हेलोजिनेशन, ये सब नहीं। ठीक है। अपने को जब भी कोई प्रोडक्ट बनाना होगा, है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम कैसा प्रोडक्ट बनाएंगे? मोनो हेलोजिनेशन। क्या डाई हेलोजिनेशन होता है या नहीं होता है? होता है। पढ़ना नहीं है उसके बारे में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मोनो हेलोजिनेशन के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जल्दी से छापो। छाप लिया होगा? पैरेलली छापते रहा करो। तेरा इससे कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है क्या यहाँ जो बैठती है? क्योंकि सिर्फ 2 दिन तो गायब रही और वो बस 2 ही दिन आई, उसी 2 दिन। नहीं, ये दोनों एक ही तो नहीं हो, प्लास्टिक सर्जरी करके आते हो। क्या हो गया भाई?
मैं क्या करूँगा उसका? मीठी चीज़ों पे घूमते अक्सर। उसको डिस्टर्ब मत करो तुम लोग। डिस्टर्ब करोगे जरूर काट लेगी, और डिस्टर्ब नहीं करोगे तो वैसे ही घूम के निकल जाएगा। निकलने की जगह नहीं है, इसलिए वो परेशान है, वो खुद परेशान है, उसको और परेशान कर रहे हो, चला जाएगा। एग्जॉस्ट चला तो निकल जाएगी। खैर, तो ये वाली रिएक्शन ही अपने को पढ़ना है, पर इस रिएक्शन में एक छोटी सी प्रॉब्लम। इस रिएक्शन में ये सब बनने के बावजूद ये भी बनता है। पता नहीं, बन रहा है ना, इथेन भी बनता है। ठीक है, इथेन कैसे बन सकता है यार? अब क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बना है ग्रीन कलर में, ये एक अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, जो बाद में हमने रिएक्शन मिक्सचर चेक किया तो पता चला कि उसमें इथेन भी है थोड़ा सा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा? मैकेनिज्म से। बिना मैकेनिज्म के इसको नहीं समझा जा सकता। तो लिखेंगे मैकेनिज्म, और इस हेलोजिनेशन प्रोसेस का मैकेनिज्म सिलेबस में है, तो ध्यान से समझने वाला है। आज का ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जब भी इससे आते हैं तो लोग गलत ही कर देते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम रटे रहते हैं। रटने वाला मेथड भी बताऊंगा, पर पहले समझने वाला मेथड बताएंगे। और अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो रिएक्शंस कोई कमी नहीं है, रटते रह सकते हो। लिखो मैकेनिज्म। हेलोजिनेशन जो प्रोसेस होता है, ये 3 स्टेप में ये रिएक्शन होती है। 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहला जो स्टेप है इसको हम चेन इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं। लिखो चेन इनिशिएशन स्टेप, या कुछ लोग इसको सिर्फ इनिशिएशन स्टेप भी बोलते हैं। इसमें हेलोजन हेलोजन का बॉन्ड टूटता है सनलाइट के प्रेजेंस में। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? सनलाइट प्रेजेंस में। अब सनलाइट एक कैसा ऑपरेटर है? एक फ्री रेडिकल इनिशिएटर, पता है ना बे? तो बॉन्ड को कैसे तोड़ोगे? होमोलिटिकली तोड़ेंगे, और यहाँ पे 2x फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। तो ये पहला स्टेप होता है। पहले स्टेप में सिर्फ एक ही स्टेप है, मतलब बॉन्ड टूटा, फ्री रेडिकल बना। ठीक है, फॉलो कर रहे हो? दूसरे स्टेप में दूसरा वाला जो स्टेप होता है इसको हम चेन प्रोपगेशन स्टेप बोलते हैं। चेन प्रोपगेशन स्टेप। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। जो भी मीथेन है या कोई भी एल्केन है, मैं मीथेन ले रहा हूँ। एक्स फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक करता है, और CH3 फ्री रेडिकल बनाता है, और प्लस HX का फॉर्मेशन करता है। ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तुम्हें दिख रहा होगा, एक फ्री रेडिकल ने दूसरे फ्री रेडिकल को रिप्लेस किया। ठीक है, ये वाला जो स्टेप होता है, यही वाला स्टेप, ये स्लो होता है। तो यही कौन सा स्टेप बनेगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बनेगा। इस रिएक्शन का रेट अगर फास्ट होगा, इस स्टेप का रेट अगर फास्ट होगा, तो ओवरऑल रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। इस पे और आगे डिस्कस करेंगे। पर इसके बाद क्या होता है? ये जो CH3 फ्री रेडिकल है, ध्यान से फॉलो करना, ये फिर से X2 के साथ रिएक्ट करता है, और CH3X बनाता है, और X फ्री रेडिकल बनता है ना? सेकेंड वाले में 2 स्टेप हो रहे हैं। इसको हम चेन प्रोपगेशन स्टेप बोलते हैं। ये वाला फास्ट होता है, तो लिखा नहीं है। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सेकंड वाले मतलब चेन प्रोपगेशन स्टेप का जो पहला स्टेप है, उसमें एक्स फ्री रेडिकल कंज्यूम हो रहा है, लेकिन जो दूसरा स्टेप है उसमें एक्स फ्री रेडिकल क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो यही एक्स फ्री रेडिकल वापस जाता है, इस मीथेन से रिएक्ट करेगा, CH3 फ्री रेडिकल बनाएगा और HX बनाएगा। ठीक है, और ये CH3 फ्री रेडिकल वापस से X2 से रिएक्ट करेगा, और CH3X और X फ्री रेडिकल बनाएगा, और फिर से ये X फ्री रेडिकल वापस जाएगा, मीथेन से रिएक्ट करेगा, और CH3 फ्री रेडिकल HX बनाएगा, और ये फिर वापस से ऐसे ही ये चलता रहेगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपेगेशन स्टेप बोलते हैं, क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं दोनों, ये कंटिन्यूअसली होते रहेंगे, और तब तक होते रहेंगे जब तक हेलोजन X2 या फिर मीथेन दोनों में से कोई एक खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो ये रिएक्शन चलती रहती है अपने मन से, और इन दोनों स्टेप्स को होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं। ठीक है,
सनलाइट को होने के लिए सॉरी, कौन से स्टेप को होने के लिए सनलाइट की जरूरत है बे? इनिशिएशन स्टेप। मतलब अगर मैं इस रिएक्शन को अंधेरे में कराता, ठीक है, ये हेलोजन और मीथेन को मिक्स करके अंधेरे में रखें, तो वो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? नहीं। लेकिन मान ले कि मैं उसे धूप में ले जाता, तो ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। तो इस रिएक्शन को होने के लिए धूप की जरूरत पड़ेगी। पर मान ले कि मैं एक कंटेनर में मीथेन और हेलोजन को भरता हूँ और इसको धूप दिखा के वापस ले आता, है ना? धूप दिखा के वापस लाना मतलब धूप में ले गया, फिर वापस अंधेरे में रहेगा। तो जैसे ही धूप में ले जाएंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। पर अंधेरे में लाएंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि अगले स्टेप को कराने के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात? अभी समझ में आ रहा है ना? तो ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस है। शुरू करने के लिए अपने को सनलाइट की जरूरत पड़ रही है, प्रोसेस करने के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है? अगर हमेशा सनलाइट की जरूरत पड़ती तो ये रिएक्शन क्या हो जाती? नॉन स्पॉन्टेनियस। बस स्टार्ट किया, उसके बाद अंधेरे में लिया, तो वापस से ये अपना रिएक्शन चल रहा है। समझ में आ रही है बात? और ये रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक कि कोई भी एक रिएक्टेंट खत्म ना हो जाए, ठीक? तीसरा स्टेप है जिसको हम लोग चेन टर्मिनेशन स्टेप बोलते हैं, या कुछ लोग इसको टर्मिनेशन स्टेप भी बोलते हैं। तो अब रिएक्शन में अगर मान ले X2 खत्म हो गया, CH3X खत्म हो गया, कोई भी एक खत्म हो गया, तो जो भी X फ्री रेडिकल बचा है और कहीं किसी कोने में CH3 फ्री रेडिकल बचा है, अगर ये दोनों आपस में कंबाइन किए तो क्या बन जाएगा? CH3X बन जाएगा। अगर X को कोई और X ही मिल गया तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? X2 बना लेंगे। पर मान ले कि CH3 फ्री रेडिकल को CH3 फ्री रेडिकल ही मिल गया, तो ये क्या बना लेगा? इथेन बना लेगा। और इसी वजह से रिएक्शन मिक्सचर में अपने को क्या मिलता है? इथेन मिलता है। लास्ट वाला स्टेप कौन सा स्टेप है? टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है? छाप लिया तो लोगों ने? तो ये तो पूरा मैकेनिज्म है। अब इस मैकेनिज्म में जो सबसे ज़्यादा डिस्कस करने वाला पॉइंट है वो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दिखाई दे रहा है तुम्हें? उसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? एल्काइल फ्री रेडिकल दिख रहा है? अबे दिख रहा है ना? ठीक। तो अगर ये स्लोवेस्ट वाला स्टेप किसी भी तरह से फास्ट हो जाए तो ओवरऑल रिएक्शन की रेट भी क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी, ठीक है? अब मान ले यहाँ पर कोई कंपाउंड ले लेते हैं ऐसा, और इसमें मैं ये वाला हाइड्रोजन निकालता हूँ। तो ये वाला हाइड्रोजन अगर वो हेलोजन निकालता है तो ये फ्री रेडिकल बनेगा। और अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन निकालता हूँ तो ये फ्री रेडिकल बनेगा। और अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन निकालता हूँ तो ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा। दिख रहा है? तो एक प्राइमरी फ्री रेडिकल बना, एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना और एक टर्शरी फ्री रेडिकल बना, ठीक? कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है? फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कभी बताया ज़िंदगी में? तो प्राइमरी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी वाला या टर्शरी वाला? टर्शरी वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल हो। मतलब कौन सा हाइड्रोजन ईजिली निकल जाएगा, वे प्राइमरी वाला, सेकेंडरी वाला या फिर टर्शरी वाला? अरे बोलो। टर्शरी वाला हाइड्रोजन ईजिली निकलेगा, क्योंकि इसको निकालने के बाद जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल, ठीक है? ध्यान से फॉलो करना। तो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बन रहा है अगर ये स्टेबल है तो ये रिएक्शन जल्दी से होगी कि धीरे धीरे होगी?
अरे बोल, ये वाला स्टेप जल्दी से हो, ठीक है, पर क्योंकि ये स्टेबल है तो ये वाला स्टेप क्या होगा, स्लो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन में ओवरऑल रिएक्शन का रेट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि इस वाले रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है और इस वाले रिएक्शन का रेट घट रहा है, पर ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों क्यों बढ़ेगा बे? क्योंकि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना, तो जो स्लोवेस्ट वाला रेट होता है, स्लोवेस्ट वाला स्टेप होता है, वही डिसाइड करेगा कि ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या होगा। अगर स्लोवेस्ट वाले का रेट बढ़ाएंगे तो ओवरऑल का रेट बढ़ेगा, स्लोवेस्ट वाले घटाएंगे तो ओवरऑल का रेट घटेगा। फास्ट वाले को फास्ट कर रहे, स्लो कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है तो ओवरऑल रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बात? तो इसमें से कौन सा हाइड्रोजन स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएगा, प्राइमरी वाला हाइड्रोजन, सेकेंडरी वाला हाइड्रोजन या टर्शरी वाला हाइड्रोजन? टर्शरी वाला हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएगा, और इसीलिए टर्शरी की रिएक्टिविटी फास्ट होती है, देन सेकेंडरी की रिएक्टिविटी, फिर उसके बाद कौन सा आता है, प्राइमरी, और फिर क्या आता है, मिथाइल। हालांकि ये ऑर्डर एग्जैक्ट पूरा सही नहीं है, ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अगर फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल हो गया, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाता है टर्शरी से, तो ठीक है, उस केस में सेकेंडरी वाला ऊपर हो जाता है। ओवरऑल किसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करती है रेट ऑफ रिएक्शन को, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी डिसाइड करती है, ठीक है, ठीक। अच्छा, यहाँ रिएक्टेंट में देख, एक्स फ्री रेडिकल रिएक्ट कर रहा, ठीक है। अब ये बताओ, एफ फ्री रेडिकल, सी एल फ्री रेडिकल, बी आर फ्री रेडिकल और आई फ्री रेडिकल में कौन ज़्यादा स्टेबल? फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच? अबे डेफिशिएंट की रिच बे, डेफिशिएंट। किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अच्छी लगती है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर या एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर? हाँ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इन सब में स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, आई फ्री रेडिकल, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, एफ फ्री रेडिकल। दिख रहा है? तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा बे? हाँ, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव, ठीक है। तो किस केस में ओवरऑल रिएक्शन की रेट ज़्यादा होगी, फ्लोरीन के केस में या आयोडीन के केस में? अरे बोल, फ्लोरीन के केस में जो रिएक्शन का रेट होता है वो फास्ट होता है, और आयोडीनेशन के केस में रिएक्शन का रेट क्या होता है, स्लो होता है। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरे सर ये क्या बोल रहे हो, अभी आप ऊपर बताओ कि टर्शरी ज़्यादा स्टेबल है तो टर्शरी वाला ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, और अभी आप कह रहे हो कि आयोडीन ज़्यादा स्टेबल है तो आयोडीन वाला सबसे कम रिएक्ट करेगा। ये क्या मजाक चल रहा है? ये कैसे, मतलब ये किसी को समझ में आ रहा है? खाली सुनते हैं सब। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि वहां पर टर्शरी वाला ज़्यादा स्टेबल था इसलिए टर्शरी में फास्ट रिएक्शन हो रही थी, और यहाँ पे आयोडीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है इसलिए आयोडीन में सबसे स्लो रिएक्शन हो रही है? कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ। बाकी लोगों को कोई आइडिया नहीं कि क्या चल रहा है। हाँ, तो सब क्या लगता है फिर तुझे कि स्टेबिलिटी बढ़ती है तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी? स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा घटेगा? बैठ जाओ। बहुत बेसिक सा कॉमन सेंस है जिसको फॉलो करना हो, ठीक है। यहाँ जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी मैं बता रहा हूँ वो प्रोडक्ट साइड में, ठीक है, और वहाँ जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी मैं बता रहा हूँ वो रिएक्टेंट साइड में। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। फ्री रेडिकल, जस्ट इन केस टर्शरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है तो वो जल्दी से बनेगा कि धीरे धीरे बनेगा, जल्दी से बनेगा, और इसीलिए ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा, फास्ट, और ओवरऑल रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, फास्ट। पर हैलोजन का फ्री रेडिकल रिएक्टेंट साइड में, तो अगर ये स्टेबल है तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा,
स्लो, तो ओवरऑल रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, स्लो। समझ में आ रही है बात? अबे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसीलिए यहाँ पर टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी और मिथाइल वाला रेशियो आता है, और यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला रेशियो आता है। ठीक है, तो अगर मैं हेलोजन को फिक्स रखता हूँ, X2 अगर फिक्स है, तो हाइड्रोजन कौन सा फास्ट रिएक्ट करेगा, टर्शरी वाला, फिर सेकेंडरी वाला, फिर प्राइमरी वाला, और सबसे लास्ट में मिथाइल वाला। और अगर मैं एल्केन को फिक्स रखता हूँ, एल्केन फिक्स है दोनों साइड, तो सबसे तेजी से कौन रिएक्ट करेगा, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे स्लो कौन रिएक्ट करेगा, आयोडीन रिएक्ट करेगा। समझ में आ रही है बात? और मैं तुम्हें बताऊं, फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन, फ्लोरीन का F2 का जो रिएक्शन है वो इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है ना, कि ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाती है ना, ऑलमोस्ट आग लग जाती है। मतलब उसको रिएक्शन कराते हैं, धूप में ले गए, पूरा आग ही पकड़ लेता है ना। और इसीलिए कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग फ्लोरिनेशन नहीं कराते। फ्लोरिनेशन का मतलब समझ रहे हो, एफ फ्री रेडिकल, एफ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसका ही फ्री रेडिकल है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। समझ रहे हो, पागल हो जाएगा फ्लोरीन कि हमसे इलेक्ट्रॉन लेके कौन भाग गया, वो जाके सबको ऐसे तोड़ फोड़ देगा। समझ में आ रही है बात? पूरा आग लगा देता अनु मलिक की आवाज में। हाँ, और आयोडीन बेचारा फ्री रेडिकल लेके खुश, कोई दिक्कत नहीं है उसको, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये इतना स्लो रिएक्ट करता है, ये रिएक्शन होने में ही 3-4 दिन लग जाता। तो आयोडीनेशन बहुत स्लो होता है, इसलिए हम आयोडीनेशन नहीं कराते। और फ्लोरिनेशन क्या होता है, बहुत फास्ट और एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए फ्लोरिनेशन नहीं कराते। और इसलिए सिर्फ हम क्या कराते हैं हेलोजिनेशन में, क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन, क्योंकि क्लोरिनेशन होने में 5 से 10 मिनट लगता है, और ब्रोमिनेशन होने में 5 से 10 घंटे, डिपेंड करता है। ठीक है, इसको करने में 5 से 10 दिन लग जाते हैं, और ये 5 से 10 सेकंड में ही आग लगा देते। ठीक है, ये हिसाब किताब होता है, मोर और लेस। इसलिए ना तो हम कभी फ्लोरिनेशन कराते हैं, और ना ही कभी क्या कराते हैं, आयोडीनेशन। और इसलिए आज के बाद से जब भी मैं हेलोजन बोलूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑब्वियसली हेलोजिनेशन बोलूँगा या हेलोजन से रिएक्ट करने को बोलूँगा, तो मेरा मतलब ये होगा कि क्लोरीन और ब्रोमीन बोल रहा हूँ, फ्लोरीन और आयोडीन नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक, छाप लियो इसको, जल्दी छापो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो लोगों? हाँ, समझ में आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो याद करना बड़ा मुश्किल है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसमें जो लोग याद करके बैठे रहते हैं, पर उन्हें उनका मतलब ही नहीं पता होता। एक और चीज़ जो तुम्हें जाननी है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है और ये कुछ फिक्स ऑर्डर भी नहीं है, पर फिर भी जब भी हम क्लोरिनेशन कराते हैं, क्लोरिनेशन कराते हैं, तो टर्शरी वाले अगर 5 मोल पर मिनट से रिएक्ट कर रहा है, 5 मोल पर मिनट से, तो सेकेंडरी वाला रिएक्ट करता है 3.8 मोल पर मिनट से। ये डेटा बेस्ड है, याद कर पाओ तो अच्छी बात है। और प्राइमरी वाला 1 मोल पर मिनट से रिएक्ट करता है। ठीक है, और सेम यही अगर जब ब्रोमिनेशन कराते हैं, तो अगर प्राइमरी वाला 1 मोल पर मिनट से रिएक्ट कर रहा है, तो सेकेंडरी वाला 82 मोल पर मिनट से रिएक्ट करता है, और टर्सरी वाला 1600 पर मोल से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो क्लोरिनेशन में जो अगर क्लोरिनेशन करा रहे हैं, तो टर्शरी वाला हाइड्रोजन कितने मोल पर मिनट से रिएक्ट करेगा, 5 मोल पर मिनट से विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी। और अगर ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, तो टर्शरी वाला 1600 मोल पर मिनट से रिएक्ट करेगा, अगर प्राइमरी 1 मोल पर मिनट से रिएक्ट कर रहा है तो। ठीक है, हाँ, अब कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरे सर, अभी तो आप कह रहे थे कि क्लोरिनेशन फास्ट होगा, ब्रोमिनेशन स्लो होगा, वही जस्ट नीचे लिखवाया ना बे। और अभी आप कह रहे हैं कि टर्शरी के केस में ब्रोमिनेशन 1600 होगा, ये 5 होगा, ये कैसे बे?
तो क्लोरीनेशन फास्ट होता है कि ब्रोमिनेशन? कौन फास्ट होता है? उसमें ब्रोमिनेशन भी बोल रहे हैं सब, क्लोरीनेशन भी बोल रहे हैं, दोनों कैसे बोल सकते हैं? एक मिनट, कितने लोगों को लगता है, कितने लोगों को लगता है कि टर्शरी के केस में ब्रोमिनेशन फास्ट होगा क्लोरीनेशन से? और कितने लोगों को लगता है कि टर्शरी के केस में क्लोरीनेशन फास्ट होगा? तो बाकियों को क्या लगता है? देखो मैं तुम्हें बताऊं, ये रेशियो है सिर्फ, एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल नंबर नहीं है। इसका रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर क्लोरीनेशन करा रहे हैं और प्राइमरी वाला x मोल पर मिनट से रिएक्ट किया, तो सेकेंडरी के केस में क्लोरीनेशन कितना मोल पर मिनट से रिएक्ट करेगा? 3.8 x मोल पर मिनट से रिएक्ट करेगा। और टर्शरी के केस में वही क्लोरीनेशन वाला हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करेगा? 5x मोल पर मिनट से रिएक्ट करेगा। ठीक है। प्राइमरी वाले केस में ब्रोमिनेशन करा रहे हैं और y मोल पर मिनट से रिएक्शन हो रहा है, तो सेकेंडरी वाला कितने मोल पर मिनट से रिएक्ट करेगा? 82 y मोल पर मिनट से। और टर्शरी वाला कितने मोल से रिएक्ट करेगा? 1600 y मोल पर मिनट से रिएक्ट करेगा। और इस केस में भी 5x जो होगा वो बड़ा होगा 1600 y से। ठीक है, ये सिर्फ रेशियो है, सिर्फ रेशियो है। तो इनका रेशियो ये है, इनका रेशियो ये है, पर इसमें 5x और 1600 y में कौन बड़ा है? 5x बड़ा है। क्लोरीनेशन हमेशा ही क्या होगा? फास्ट होता है ब्रोमिनेशन से। पर ब्रोमिनेशन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का रेशियो अलग है, क्लोरीनेशन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का रेशियो अलग। तकलीफ में हो क्या बे? थोड़ा सा तकलीफ तो होगी। इसको छापेंगे और एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। देखो, राइट द मेजर प्रोडक्ट। Write the major product when following compounds are, पहला लिखो, are monochlorinated, दूसरा मोनोब्रोमिनेटेड। कुछ कंपाउंड दे रहे हैं, उसका मोनोक्लोरिनेशन कराना है और मोनोब्रोमिनेशन कराना है, और तुम्हें बताना है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, लिखो पहला मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा प्रोपेन, प्रोपेन लिखा, चौथा नॉर्मल ब्यूटेन, पांचवा आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन लिखा, और छठवा आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। करो, मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, एक क्वेश्चन कर देता हूँ, पहला वाला। तो मीथेन है, अगर इसका क्लोरीनेशन करा रहे हैं एक के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वे? सिर्फ यही, यही तो बनेगा। अरे यही बनेगा ना। अब इसमें क्योंकि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए मेजर माइनर की चिंता करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और सेम यही अगर मैं ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराऊं,
तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ भी दोनों ही केस में यहाँ पे क्या बन रहा है, सेम प्रोडक्ट बन रहा है, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा मेजर। समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रहा है ना? इथेन वाला बनाओ। मोनोक्लोरिनेशन मतलब एक ही बार क्लोरीन बना लगाना है, 2 बार क्लोरीन नहीं बनाना। ठीक है, मतलब सिर्फ एक जगह क्लोरीन, हाँ स्ट्रक्चर में एक ही जगह क्लोरीन लगेगा। डाइक्लोरिनेशन, ट्राइक्लोरिनेशन, ट्राई हेलोजिनेशन सिलेबस में नहीं। ठीक है, लगाना लगा सकते हो, उससे आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आएगा, मेजर माइनर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इथेन वाला कर लिए सब लोग? इथेन वाले में कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? क्वेश्चन नहीं दिए हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हाँ पर अपने मन से करो, ज़्यादा सही रहेगा। खैर, इथेन वाला देखते हैं। यहाँ देख, इथेन का जो फॉर्मूला होता है वो CH3CH3 होता है। अगर मैं इसका क्लोरीनेशन कराता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? इधर देखो सभी लोग, यहाँ पर अगर मैं क्लोरीन यहाँ लगाता हूँ तो ये प्रोडक्ट बनेगा, यही बनेगा ना बे? पर अगर मैं क्लोरीन यहाँ लगाता हूँ तो फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो भी यही बनेगा। देख रहा है? तो यहाँ क्लोरीन लगाओ, यहाँ क्लोरीन लगाओ, दोनों ही केस में सेम यही प्रोडक्ट बन रहा है। समझ में आ रहा है? और HCl बनेगा, तो सिर्फ क्योंकि एक ही बनाना है तो यही प्रोडक्ट मेजर होगा। और अगर मैं ब्रोमिनेशन कराता हूँ तो सेम यही ब्रोमिनेशन भी यही होगा। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ मेजर माइनर बताने की जरूरत नहीं। एक ही प्रोडक्ट है, वही मेजर। पर जहाँ 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होंगे वहां पे बताना पड़े। ये कितने लोग सही सही सोचे थे अपने मन से? पर अगर मैं प्रोपेन लेता हूं, देखो ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनना, ये वाला क्वेश्चन जितना ध्यान से देखोगे अगला क्वेश्चन उतना ही अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो अगर मैं क्लोरीनेशन कराता हूं यहाँ पे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, नॉर्मल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, यही बन रहा है। अगर मैं इसका यहाँ अटैक कराता हूं तो फिर क्या बनेगा बे? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनेगा। दिख रहा है? और अगर मैं यहाँ पे हेलोजन लगाता हूँ तो फिर क्या बनेगा? यही बने। दिख रहा है? फॉलो कर रहे हो? तो अब 2 प्रोडक्ट बने हैं, तो जब भी किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 प्रोडक्ट बनते हैं, अपने को ये बताना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर हो। ठीक है, हमेशा जब एक बन रहा है तो कोई ऐसा इशू नहीं, 2 बनता है बताना पड़ता है। ठीक, तो अब इनमें से कौन ज़्यादा बनेगा ये अपने को चेक करना पड़ेगा। 1 बाय 1 चेक करते हैं, देखते हैं कौन ज़्यादा बन रहा है। यहाँ पर ध्यान से सुनो, अगर मुझे ये बनाना है, ये वाला प्राइमरी वाला बनाना है, पहला वाला बनाना है,
तो कितने, कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनाया जा सकता है? क्या ये वाले कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बना सकते हैं? क्या ये वाले कार्बन के हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करके बना सकते हैं? और इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं? 3। और इस कार्बन के पास भी 3 है। तो टोटल कितने हाइड्रोजन रिप्लेस करके पहला वाला प्रोडक्ट बनेगा? 6 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। तो 6 में से कोई भी हाइड्रोजन अगर रिप्लेस करते हैं तो वो बनेगा ये प्रोडक्ट। इस 6 को अपन बोलते हैं, एक टेक्निकल टर्म है, सेलेक्टिविटी बोलते हैं। मतलब अपने पास चॉइस है, उन 6 में से कोई भी हाइड्रोजन हटाओ और प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। पर उन 6 हाइड्रोजन में, क्योंकि वो सारे दोनों ही जो 6 के 6 हाइड्रोजन हैं वो प्राइमरी हैं कि सेकेंडरी हैं बे? प्राइमरी। क्लोरीनेशन में प्राइमरी की रिएक्टिविटी कितनी होती है? 1 यूनिट्स, ठीक है। तो इसका कितना मोल पर मिनट से बनेगा? 6 मोल पर मिनट बनेगा। देख रहा, समझ में आ रही है बात? सेकेंडरी वाला, ये वाला बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन हैं जिनको रिप्लेस करके वो सेकेंड वाला बनाया जा सकता है? 2 हाइड्रोजन। तो सेलेक्टिविटी कितनी है वहां पे? 2। और क्या उनकी रिएक्टिविटी 1 है या थोड़ी ज्यादा है बे? ज्यादा है। कितनी? 3.8। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 7.6। तो अगर अगर प्राइमरी वाला 6 मोल पर मिनट से बन रहा है तो सेकेंडरी वाला कितने मोल पर मिनट से बनेगा? 7.6 मोल पर मिनट से बनेगा। तो कौन ज़्यादा बन रहा है? अरे कौन ज़्यादा बन रहा है बे? सेकेंडरी वाला। तो कौन मेजर होगा? सेकेंडरी वाला। इसी तरह से मेजर और माइनर बताया जाता है। तकलीफ में हो गया? छापना नहीं, अभी रुक जाओ। ऐसे ही अगर मैं ब्रोमिनेशन कराता हूं, तो ये दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, यही बनेगा ना बे? तो ब्रोमिनेशन कराने के लिए इसका सेलेक्टिविटी कितना है? इस कंपाउंड के लिए सेलेक्टिविटी कितनी आ रही थी? 6। और रिएक्टिविटी पे 1। तो ये कितना बनेगा? 6 मोल पर मिनट, ठीक है। और इसका सेलेक्टिविटी कितना है? 2। और रिएक्टिविटी कितना है? 82। तो ये कितना आ रहा है? 164। कौन ज़्यादा बन रहा है, प्राइमरी वाला या सेकेंडरी वाला? हाँ, सेकेंडरी वाला ज़्यादा बन रहा है, देख रहा है? तो कौन मेजर होगा? यही सेकेंडरी वाला। और ये माइनर। समझ तो नहीं रहे हो? अबे समझ रहे हो ना? हाँ, पर देखो, मेजर माइनर, मेजर हम उसको बोलते हैं जो ज़्यादा बनता है, माइनर उसको बोलते हैं जो कम बनता है। और अगर मैं ये नंबर मिटा दूं ना, ये नंबर और ये नंबर, ऐसे में अ, अ, ये मेजर और ये माइनर और ये मेजर और ये माइनर लग रहा है, तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ सेकेंडरी वाला मेजर बन गया। पर अगर ये नंबर ना मिटाओ, ऐसे में तुम्हें दिखेगा कि ये जो मेजर और माइनर का डिफरेंस है क्लोरीनेशन में वो कम है, लेकिन ब्रोमिनेशन में वो मेजर माइनर का डिफरेंस क्या है? ज़्यादा है। तो मेन प्रोडक्ट जो ज़्यादा बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है, ब्रोमिनेशन में सेकेंडरी वाला बहुत ज़्यादा बनता है। पर क्लोरीनेशन में जो सेकेंडरी वाला बनता है वो प्राइमरी से थोड़ा सा ही ज़्यादा बनता है, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने को दिखती हैं। वैसे मेजर माइनर लिखना हो तो दोनों केस में सेकेंडरी बन रहा है, ठीक है। छापो और अगला वाला करो।
कितने लोग नॉर्मल ब्यूटेन वाला भी कर लिए? जल्दी करो भैया, संडे को तुम लोग का टेस्ट है। AITS ना? ठीक है। क्या आ रहा है? हाइड्रोकार्बन आ रहा है? मेजर माइनर भी लिखना है इसमें? कॉन्फिडेंट है इतना कि हम निकालेंगे भी नहीं, नहीं? पेंसिल से लिख रहे हैं, ये अंडर कॉन्फिडेंट है। अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस इससे ले ले तो थोड़ा बराबर हो जा। नॉलेज तो खैर मैं क्या ही बोलूँगा। हाँ बोल। है, बिल्कुल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की वजह से ही तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है। रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी दोनों होती है ना, दोनों एक साथ। तो भैया हम क्या करें फिर? सोचो फिर, कुछ तो कुछ सोचोगे। आंसर बताएंगे अभी तुरंत, खाली तुझे थोड़े बताएंगे, बाकी लोगों को भी करने दो। 3 × 82, 3 × 82। हाँ, तो टोटल कितनी सेलेक्टिविटी है इसमें देखेगी ना। और 3 × 82 166 कैसे आता है, जरा मुझे बताना। मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता इनको, 3 का टेबल भी नहीं आ रहा। अभी लिख रहा है ये, जल्दी कर। सफोकेशन हो रहा है, तुम लोग सफोकेशन नहीं हो रहा है? अब मेरा ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे CH2 CH3 लिखूंगा और यहाँ भी CH2 CH3 लिख, देख रहा? और इसमें भी मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ तो मेहनत करना पड़ेगा। नहीं, क्यों करूँगा मैं? यही है ना, इन दोनों जगह पे यही प्रोडक्ट बने, ठीक है। अगर मैं क्लोरीन को इन दो जगहों पे अटैक कराता हूँ किनारे, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? प्राइमरी वाला। और अगर बीच में कहीं भी दो पे अटैक कराता हूँ तो क्या बनेगा? सेकेंडरी वाला। देख रहा? किनारे वाले में कितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन को हटा के पहला वाला बन सकता है? 6। तो सेलेक्टिविटी कितना है बे? 6 इंटू रिएक्टिविटी कितना है? 1। टोटल कितना बनेगा? 6। इस वाले को बनाने के लिए सेलेक्टिविटी कितना है? 4। रिएक्टिविटी कितना है? 3.8। कितना बना? 15.4, 15.2, 8 तरीके 24, 32, हाँ ठीक है, 15.2 यही बनेगा। कौन ज़्यादा बन रहा है? सेकेंडरी वाला, ठीक है। तो कौन मेजर होगा? ऑब्वियसली वही, ठीक है। और ये वाला माइनर। सेम यहाँ पे भी सेलेक्टिविटी तो दोनों जगह सेम ही रहेगी, सॉरी, पर रिएक्टिविटी यहाँ पे 1 रहेगी और यहाँ पे रिएक्टिविटी
82, ये कितना आ रहा है? 328। ऑब्वियसली कौन सा मेजर होगा? सेकेंडरी वाला। समझ में आ रही है बात? ये दोनों कितने लोग सही सही बना पाए थे अपने मन से, और कितने लोग थोड़ा सा गलत कर दिए, जस्ट उल्टा निकाल दिए, मेजर को माइनर, माइनर को मेजर कर दिए। अगला देखते हैं। क्लोरीनेशन जब कराएंगे तो यहाँ पर देखो, अगर मैं क्लोरीन को बीच में लगाता हूँ, ऐसे बीच में, तो ये प्रोडक्ट बनेगा टर्शरी वाला, दिख रहा है? अच्छा, अगर मैं क्लोरीन का अटैक यहाँ पर या फिर यहाँ पे कराता हूँ, तीनों जगह से सेम प्रोडक्ट आ रहा है कि अलग अलग? सेम प्रोडक्ट आएगा, दिख रहा है ना? तीनों ही जगह पे ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तकलीफ में हो? दिख रहा है? ध्यान से सुनना। तो पहला वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए सेलेक्टिविटी कितनी है? एक। और दूसरा वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए सेलेक्टिविटी कितनी है? 9। पहला वाला प्रोडक्ट बनाने की रिएक्टिविटी कितना है? 5। 5 बनेगा। और दूसरा वाला प्रोडक्ट बनाने की रिएक्टिविटी 1, तो टोटल कितना बनेगा? 9। कौन ज़्यादा बन रहा है, प्राइमरी वाला कि सेकेंडरी वाला भी? हाँ, प्राइमरी वाला बन रहा है कि टर्शरी वाला? प्राइमरी वाला ज़्यादा बन रहा है, तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मेजर। और ये वाला क्या आएगा? माइनर। अब जो आ रहा है वो आ रहा है। ये कितने लोग सही से कर पाए थे अपने मन से, और कितने लोग थोड़ा सा गलत कर दिए, जस्ट उल्टा कर दिए, मेजर को माइनर और माइनर को मेजर? अपने मन से कुछ भी परसेप्शन नहीं बनाना है कि टर्शरी वाला हमेशा मेजर होगा, है ना? कुछ लोग दिमाग में अपने बना लेते हैं कि भाई रिएक्टिविटी टर्शरी की सबसे ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की, तो ऑब्वियसली टर्शरी वाला हमेशा मेजर बनेगा, और नहीं है तो सेकेंडरी वाला बनेगा, नहीं तो प्राइमरी वाला बनेगा। ऐसा कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात? ब्रोमिनेशन कराते टाइम, जब ब्रोमिनेशन कराएंगे तो इसके लिए सेलेक्टिविटी 1 है, रिएक्टिविटी कितना है? 1600। और इसके लिए सेलेक्टिविटी कितना है? 9, और रिएक्टिविटी 1। कौन ज़्यादा बन रहा है? टर्शरी वाला। तो कौन मेजर बनेगा? ऑब्वियसली टर्शरी। इस क्वेश्चन में जब हम क्लोरीनेशन कराते हैं तो प्राइमरी वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है, और जब ब्रोमिनेशन कराते हैं तो सेकेंडरी टर्शरी वाला मेजर बनता है। ठीक है? और कुछ लोग इसको एज अ एक्सेप्शन पढ़ाते हैं। ठीक है? और क्योंकि मैं एक्सेप्शंस पे उतना यकीन नहीं रखता हूँ, इसलिए जो डेटा था वो मैंने बता दिया। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये दोनों मेजर प्रोडक्ट सही सही बता पाए थे? संख्या इज नेग्लिजिबल। कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद भी अगर ये हालत है तो फिर तो क्या ही करें। इससे अच्छा मैं रटवा ही देता और एज ए एक्सेप्शन पढ़ाता, तो शायद ज़्यादातर लोग इसको याद करके रख पाते। नहीं, अब से मैं ऐसा करूँगा, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊँ। ठीक है? मैं एक्सेप्शन, मैं तुम्हें बेसिक ट्रिक बताऊंगा, और उसमें कुछ एक्सेप्शन आएंगे तो वो तुम याद कर लेना। ठीक है? अ, कोई फायदा हो रहा है पढ़ाने का? मुझे तो नहीं दिख रहा फायदा। अगर तुम्हें एक्चुअली में समझ में आया ना, अगला वाला करके देख। अगला क्या दिया था? आइसोपेंटेन ना? मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, आइसोपेंटेन का फोटो बना देता हूँ। छोड़ो।
कर लिया होगा। ओके ओके, ठीक है, कर लो, आराम से कर लो। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मेरे आंसर लिखने से पहले कुछ ना कुछ आंसर लिख ले, गलत चलेगा, पर मैं चाहता हूँ कि लिखे रहें, कम से कम कुछ आंसर तो लिखे रहो। यही मोटिव था शुरू से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। शायद भूल गए हैं, इसलिए बार बार रिमाइंड कराना पड़ता। मेरे आंसर लिखने से पहले तुम्हें अपना एक आंसर लिखना है, छापना नहीं है। कितने लोग सारे प्रोडक्ट बना लिए और मेजर माइनर भी लिख लिए? बहुत कम लोग हैं। कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? 4। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में ना यही क्वेश्चन पूछ देता है कि हाउ मैनी प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म, विल बी फॉर्म ऑन मोनोहेलोजिनेशन ऑफ आइसोपेंटेन। तो क्या आंसर दोगे? हाँ, 6। पर खैर, मैं तुम्हें मैं तुम्हें सारे प्रोडक्ट बना के दिखाता हूँ, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन, सुन सुन सुन, क्लोरीनेशन कराता हूँ, क्लोरीनेशन कराते हैं, ध्यान से देखेंगे। अबे कौन है? क्लोरीनेशन कराएंगे तो एक तो यहां पर क्लोरीन जोड़ पाएंगे, यहां पर, यहां दिख रहा है, यहां जोड़ सकते हो ना बे? एक यहां जोड़ सकते हो, जोड़ सकते हो, यहां जोड़ सकते हो, यहां जोड़ सकते हो, हाँ? यहां जोड़ना और यहां जोड़ना अलग अलग, अलग अलग। यहां जोड़ सकते हो, यहां जोड़ना और यहां जोड़ना एक ही बात, ठीक है? और इन दोनों जगह में से कहीं भी जोड़ने से ये वाला प्रोडक्ट बने। यही बन रहा है। इन इन दोनों में से कहीं भी जोड़ोगे तो ये वाला बनेगा। मतलब इस वाले कंपाउंड के लिए सेलेक्टिविटी कितना है? 6। दिख रहा? फॉलो कर रहे हो ना बे? यहां जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सीएल ही जोड़ रहा है। ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, टर्शरी वाला। दिख रहा है? यहां पे सेलेक्टिविटी कितना है? 1। यहां जोड़ते हैं, सेकेंडरी वाला बनेगा। यहां सेलेक्टिविटी कितना है? 2। ये सेलेक्टिविटी लिखा मैंने, और यहां जोड़ेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं थी मुझे, बट ठीक है। इसकी सेलेक्टिविटी कितनी है भाई? 3। तो तुम कभी भी ये नहीं करोगे कि यहाँ जोड़ना एक ही बात है, तो एक ही प्राइमरी बनाओगे और सेलेक्टिविटी 9 लिख दोगे, ठीक है? क्योंकि ये वाला प्राइमरी, सॉरी, ये वाला प्राइमरी और ये वाला प्राइमरी दोनों अलग अलग कार्बन से जुड़ के बन रहा है। ये वाला प्राइमरी इन दोनों कार्बन पे जोड़ने से बनेगा, मतलब 6 हाइड्रोजन हटाने से वो ऊपर वाला बनेगा, और यहाँ जोड़ने से वो वाला बनेगा, मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हटाने से बढ़ेगा, मतलब सेलेक्टिविटी 3 है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। कितने लोग यही चारों बनाए हो? हाथ उठाओ।
अरे मैंने 6 बोला क्या? अ, तुम लोग तो ठीक है। तो मैंने पूछा था कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, है ना? और उसमें ये 4 बन रहे हैं, पर ये 4 स्ट्रक्चरल हैं। प्रोडक्ट जब भी मैं बोलूंगा तो सिर्फ स्ट्रक्चरल काउंट नहीं होते हैं, क्या भी काउंट होता है, स्टीरियो भी काउंट होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें जहाँ से स्टीरियो आइसोमर्स भी बन सकते हैं। आई होप कि तुम्हें वो दिख रहा होगा, जैसे कि ये वाला। इसमें तुम्हें कायरल सेंटर दिखाई दे रहा है। तो अगर ये कायरल है तो ये और इसका मिरर इमेज 2 आइसोमर होंगे। ठीक है, और इसके अलावा कोई किसी और में आइसोमर दिख रहा है कायरल? ये वाला दिख रहा है? तो ये दोनों में कायरल सेंटर है, तो ये दोनों के अपने अपने मिरर इमेज होंगे, है ना? तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसका मिरर इमेज भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मिरर इमेज भी ऑप्टिकली एक्टिव। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर अगर मैं पूछता तो कितना आंसर आता? 4। स्ट्रक्चरल कितने आता? 4। और मैं पूछता टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने, तो क्या बताते? 4। ऑप्टिकल आइसोमर 4, दिख रहा है? तो 4 स्ट्रक्चरल हैं और 4 ऑप्टिकल हैं, तो टोटल आइसोमर कितने? 6। जोड़ने आता है ना? आई होप कि जोड़ने आता। टोटल 6 आइसोमर। ठीक। एग्जाम में ना कभी कभी यही पूछता है ना? खाली आइसोमर लिख देगा, तो आइसोमर लिखेगा तो दोनों जोड़ोगे, खाली स्ट्रक्चरल बना के नहीं चले आओगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा यही गलती करते हैं स्टूडेंट, है ना? तो प्रोडक्ट में देखोगे कि कहीं स्टीरियो आइसोमर तो नहीं बन रहा। अगर आइसोमर लिखा है, और मैं बताऊं अगर उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर ही पूछना होगा तो ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि ओनली स्ट्रक्चरल या फिर एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, ये लिखा रहेगा। जब तक ये नहीं लिखा है तब तक तुम स्टीरियो आइसोमर खोजोगे, स्टीरियो आइसोमर भी बताओगे। समझ में आ रही है बात? टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 6 तरह के। बट ठीक है, मैं बात कर रहा था इनकी रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी का। तो क्लोरीनेशन में इस वाले की रिएक्टिविटी कितनी होगी? 1, दिख रहा है? इस वाले की रिएक्टिविटी कितनी होगी? 5। इसकी रिएक्टिविटी कितनी होगी? 3.8। और इसकी रिएक्टिविटी 1। तो ये कितना बन रहा है? 3, 5, 6 और ये 7.6। सबसे ज्यादा कौन बनेगा? ये वाला, देख रहा? मेजर। ये कितने लोग सही से पहचान पाए थे? कुछ तो 4 बनाए भी नहीं होंगे। कितने लोग 3 ही प्रोडक्ट बनाए थे? वो हाथ उठाओ। भगवान मालिक है। एक ही बनाया था तूने? मेजर कौन सा? ये टर्शरी नहीं, ये बनाया था तूने? फिर ठीक है, फिर ठीक है। कभी कभी एग्जाम में माइनर प्रोडक्ट भी पूछता है, इसलिए लिखवा रहा। कभी कभी, मोस्टली वो मेजर प्रोडक्ट ही पूछता है। ठीक। जगह की थोड़ी कमी सी लग रही है। अरे इसी बोर्ड पे बताना है ना, मुझे सब बताना था एक्चुअली। ब्रोमिनेशन करते टाइम ये तो करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे बी आर जुड़ेगा, यहाँ बी आर जुड़ेगा। ब्रोमिनेशन में भी सेम वही 6 प्रोडक्ट बनेंगे, 4 स्ट्रक्चरल और 2 स्टीरियो, 4 स्टीरियो। ठीक है, बट और सेलेक्टिविटी भी सबकी वही रहेगी, 6, 1, 2 और 3। दिख रहा है? पर रिएक्टिविटी चेंज होगी। इसका कितना होगा? 1। इसका कितना होगा बे? 1600। और इसका होगा 82। और इसका कितना होगा? 1। तो ये तो 6 बनेगा, ये 1600 बनेगा, ये 3 बनेगा, और ये 162। सबसे ज़्यादा कौन बन रहा है? टर्शरी वाला। तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट आएगा? ऑब्वियसली ये वाला मेजर। तो आइसोपेंटेन का जब मोनोहेलोजिनेशन कराते हैं तो क्लोरीनेशन के केस में सेकेंडरी वाला बनता है और ब्रोमिनेशन केस में टर्शरी वाला बनता है।
और ये जितना क्वेश्चन अभी कराए हैं सब आया हुआ है, सब। और कुछ लोग इसको याद करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे याद करते हैं। 98% केस में तुम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अगर क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो सबसे ज्यादा सेकेंडरी वाला बनता है, फिर उसके बाद प्राइमरी वाला बनता है, और सबसे कम टर्शरी वाला बनता है क्लोरीनेशन केस। और ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो यहाँ पे कोई ज़्यादा सोचना नहीं है, सबसे ज़्यादा टर्शरी वाला बनता है, फिर सेकेंडरी वाला बनता है, और फिर प्राइमरी वाला बनता है। प्रॉब्लम ये है ना कि इसको याद करना मुश्किल नहीं है, याद करके एग्जामिनेशन तक रखे रहना मुश्किल। ठीक है, और इसीलिए मैं ये ट्रिक नहीं बताता। और ये भी सिर्फ 98% केस में काम करेगा, एक दो क्वेश्चन मैं दे दूंगा उसमें गलत ही हो जाएगा, और वो मैं अभी दूंगा नहीं। इसलिए वो जो याद करने वाला पोर्शन है, अगर तुम कर ले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, 98% में काम तो करता ही है। क्या करना अच्छा है, याद करके करना है या प्रॉपर कॉन्सेप्ट से? तुम देख लेना जो तुमको सूटेबल लगे, ठीक है, मैं तो सारे ऑप्शन दूंगा ना। ये समझ में आया सबको? कितने लोग दोनों मेजर प्रोडक्ट सही सही पहचान पाए थे? ऊंचा हाथ उठाओ, कोई शर्म की बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात। लिखो, कन्फर्मेशन इन एल्केन। कन्फर्मेशन में FOR है, FIR नहीं है, कन्फर्मेशन नहीं, कॉन्फर्मेशन। ठीक है, हाँ, कॉन्फर्मेशन बोलते हैं इसको ऐसे थोड़ा, कॉन्फर्मेशन ऑफ एल्केन। और बहुत सारे लोग आके मुझसे मिले हुए थे आइसोमेरिन पढ़ाने के बाद, सर कन्फर्मेशनल आइसोमर नहीं पढ़ाया। कहाँ पढ़ाएंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर? वहाँ था ही नहीं पढ़ाने का, यहीं पढ़ाते हैं, तो जहाँ पढ़ाएंगे वहीं पढ़ाएंगे। कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन। कोई बताएगा कन्फर्मेशन क्या होता है? कंफर्म करना, ये वाला कंफर्मेशन क्या होता? कोई भी, कोई भी। स्टेरिक हिंड्रेंस कंफर्मेशन होता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? लिखो, डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स एंड ग्रुप। डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम एंड ग्रुप। अरे यार, मुझे मॉलिक्यूलर मॉडल की जरूरत पड़ेगी। डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम एंड ग्रुप फॉर्म बाय अ मॉलिक्यूल, फॉर्म बाय अ मॉलिक्यूल by rotation about carbon carbon single bond, carbon carbon single bond is called are called conformation, are called conformations. कप्पा लेके आता हूँ, वो बैग में रखा हुआ, देख लीजिए। आर कॉल्ड क्या है? कन्फर्मेशन। और कन्फर्मेशंस को हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर क्यों नहीं बोलते हैं, ये अभी जस्ट बताऊंगा। क्योंकि आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर दो अलग अलग कंपाउंड होते हैं, पर उनका उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, ठीक है, और कंपाउंड अलग रहते, और या तो प्रॉपर्टी उनकी अलग रहती, ठीक है। कन्फर्मेशंस में कंपाउंड अलग अलग नहीं होता, वही कंपाउंड रहता है, बस उसमें डिफरेंट ओरिएंटेशन रहती, ठीक है। जैसे ऑप्टिकल आइसोमर में तुमने पढ़ा होगा, या ज्योमेट्रिकल में भी,
ये दोनों कंपाउंड एक ही कंपाउंड है कि अलग अलग कंपाउंड है? अरे बोले, अलग अलग कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि इसको इसमें चेंज नहीं कर सकते, इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? ट्रांस वाला। कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है? सिस वाला। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है? सिस का, क्योंकि ट्रांस वाले में जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल हो जाता है, और सिस वाले में डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ऐड होता है। तो कौन पोलर है इसमें से? सिस वाला पोलर। ठीक है, और जो पोलर होगा तो उसके बीच में किस तरह का इंट्रैक्शन लगेगा? डाइपोल डाइपोल। और नॉन पोलर होगा तो उसमें कैसा इंट्रैक्शन लगेगा? वंडरवॉल। तो कौन स्ट्रांगर होता है? डाइपोल डाइपोल। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है बात? दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है? ट्रांस वाले। ठीक है। हाँ, अब तुम्हारे दिमाग में ये नहीं कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं हो। ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का अलग हिसाब है। अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद आ रहा। मैंने इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में मॉलिक्यूलर वेट, ब्रांचिंग और सिमेट्री का जो ऑर्डर लिखवाया मैंने वो थोड़ा डिफरेंट लिखवाया। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट में लिखवाया मैंने मॉलिक्यूलर वेट, फिर उसके बाद ब्रांचिंग और फिर सिमेट्री लिखा है। पर मेल्टिंग पॉइंट में मैंने मॉलिक्यूलर वेट, सिमेट्री और फिर ब्रांचिंग लिखवाया। ऐसा क्यों किया ये भी पूछा था मैंने। किसी ने कुछ जाके सोचा भी नहीं होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। देखो क्या है ना, आंसर नहीं चाहिए मुझे, है ना। तुम आके आंसर बता दो, वो तो बहुत बड़ी बात है, वो तो वहां तक तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता। पर कोशिश तो कर लो यार। मतलब घर जाके, मैंने बोला घर जाके देखना, पर देखे भी नहीं तो वो थोड़ा सा खराब है तुम्हारे लिए। मेरे लिए तो क्या ही है, मुझे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। पर अगर बोलते हैं ना कि जाके देख लिया करो घर पे, तो एक बार घर पे जाके सोचा करो, 5 मिनट भी 10 मिनट भी सोचोगे, बस तुम्हारे लिए उतना ही फायदेमंद है, बस उतना ही के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चन का सही सही आंसर देने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीखोगे, बस सारे क्वेश्चन के आंसर देने से सीखोगे। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो दिख जाएगा। एफर्ट तो तुम्हारे हाथ में था। सही, हाँ हाँ, वो अलग बात है, वो मिलेगा थोड़े। वो मिलता तो मैं तुमसे पूछता क्यों? मेरे क्वेश्चन गूगल पे नहीं मिलते ना। अब मुझे अगर मिल जाता तो मैं खोज नहीं लेता, मैं ही खोज लेता। अब मेरे मन का डाउट था कि ऐसा क्यों किया मैंने। दूसरा, वो NaOH वाला पूछा। कितने लोग NaOH का जो बॉन्ड तोड़ने वाला प्रोसेस पूछे थे, वो जाके देखे थे? कोई सेंस ही नहीं बनता है। मैं ऐसे फिर हर क्वेश्चन मैं ही खुद पूछ के उसका खुद ही आंसर दे दूँ तो फिर कोई, तो फिर मैं अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ फिर। तो यहाँ पर खैर ये दोनों कंपाउंड टोटली डिफरेंट। पर अगर मैं कोई इस टाइप का कंपाउंड बनाता हूँ, देखो ध्यान से। कौन था ये? सुबह सुबह कुछ लेके तो नहीं आए ना? ये दोनों कंपाउंड देखो ध्यान से। ये दोनों कंपाउंड में भी CH3 और CH3 के बीच का डिस्टेंस अलग दिख रहा है ना बे? पर क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है क्या? नहीं, ये दोनों एक ही कंपाउंड है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन क्या है? फ्री है। तो अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बहुत आराम से। पर ये वाला इसमें ऐसे, अबे इसको भी तो घुमा के ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं, इसको नहीं घुमा सकते, काहे बे? डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता। तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट करके अगर हम डिफरेंट ओरिएंटेशंस जनरेट कर रहे हैं, तो उस डिफरेंट ओरिएंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशन बोलते हैं। और इसीलिए इनको कन्फर्मेशंस बोला जाता है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स नहीं बोला जाता, क्योंकि है तो एक ही कंपाउंड, और कोई खुद का ही भाई थोड़े होता है। उसके लिए तो दो कंपाउंड चाहिए ना। कोई कंपाउंड खुद का ही आइसोमर कैसे हो सकता है? ठीक है,
इसलिए इसको कन्फर्मेशंस बोलना ज़्यादा सही है, कन्फर्मेशनल आइसोमर बोलना गलत। आई होप कि एनसीईआरटी भी यही बोलता हो, बट ठीक है। अब कन्फर्मेशंस को समझने के लिए अपने को ना कुछ कंपाउंड्स के डिफरेंट प्रोजेक्शंस को पढ़ना पड़ेगा खाली कन्फर्मेशन पढ़ने के लिए, क्योंकि कन्फर्मेशन में ओरिएंटेशन अपने को पढ़ना है। और अगर मैं इथेन मॉलिक्यूल या ब्यूटेन मॉलिक्यूल ऐसे बना दूं, मीथेन मान ले कि क्योंकि इथेन का कन्फर्मेशन बढ़ाना है और इथेन में ऐसे बना दूं, तो इसमें हम कन्फर्मेशन के बारे में कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इवन अगर मैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना देता हूं तो भी कन्फर्मेशंस के बारे में नहीं सीखा जा सकता। कन्फर्मेशन सीखने के लिए इसको हम कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं? इथेन का कौन सा फॉर्मूला है ये? बॉन्ड फार्मूला है कि लाइन फार्मूला? हाँ हाँ, कंडेंस फार्मूला बोलते हैं इसको, या कॉम्पैक्ट फार्मूला बोलते हैं। कंडेंस कॉम्पैक्ट है। और ये कौन सा फार्मूला है? बॉन्ड फार्मूला, ठीक है। एक और फार्मूला होता है लाइन फार्मूला, जो ऐसे बना, ये लाइन, ठीक है। पर अपने को इन तीनों ही प्रोजेक्शंस नहीं पढ़ने, अपने को इसके कुछ बहुत ही डिफरेंट प्रोजेक्शन पढ़ने हैं। इसमें हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ये जो कार्बन है इसके जो हाइड्रोजन है उनको हमने को ऐसे दिखाना। ये वाला बनता है। इसमें इस वाले को अगर मैं वेज में बनाऊं, और इसको डैश में बनाऊं, इसको अपन कौन सा फार्मूला बोलते हैं? हम वेज डैश फार्मूला। पर इसमें भी अगर मैं मॉलिक्यूल को रोटेट करता हूं ना, तो रोटेशन उतना अपने को नहीं दिखता। दिखाते हैं, टाइम है ना अपने पास? 10 मिनट है ना? 10 मिनट बहुत। कोई बात नहीं, 10 मिनट एक्सटेंड तो कर ही सकते हैं क्लास को। 10 मिनट में कौन मर रहा है यार? हैं? सब इधर उधर चला गया। अरे बनाने में बहुत टाइम लगता है। ऑरेंज वाला, रेड वेड नहीं है ये तो, रेड नहीं, ऑरेंज लगा देते। देखो कुछ इस टाइप से कंफर्मेशंस को समझ सकते हैं अपन। यहाँ पर देखो, ये एक कंपाउंड लिया इस टाइप का, ये ए कोई ग्रुप है और ये बी कोई ग्रुप है, इस टाइप का। दिख रहा है यहाँ पर ये इस कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, व्हाइट वाला हाइड्रोजन है, ये ए मान लो और इसको बी मान लो, ठीक है। ठीक है। और इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन क्या है भाई? यहाँ पे फ्री है, तो मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूँ कि नहीं घुमा सकता हूँ? इसको घुमाने से बॉन्ड नहीं टूटेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ तो तुम देखोगे ना कि यहाँ पर ऑरेंज और पर्पल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, दिख रहा है। तो ओरिएंटेशन ऑफ जो एटम और ग्रुप है वो क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो ये ओरिएंटेशन, ये वाली ओरिएंटेशन और ये वाली ओरिएंटेशन डिफरेंट ओरिएंटेशन, पर ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों सेम ही मॉलिक्यूल है। तो इसको हम कौन सा आइसोमर बोलेंगे? आइसोमर नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ क्या बोलेंगे? कन्फर्मेशंस बोलेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमर नहीं बोलेंगे, ठीक है। और ऐसे करके हम कितने ऐसे कन्फर्मेशंस बना सकते हैं बे? इनफाइनाइट बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा घुमाओगे तो अलग डिस्टेंस आएगा, थोड़ा और घुमाओगे अलग डिस्टेंस आएगा, और ऐसे घुमा घुमा के बहुत छोटा छोटा एंगल घुमा के भी हम डिस्टेंस अलग कर सकते हैं, और ऐसे में इनके इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस बनते हैं। पर इन कन्फर्मेशंस को समझने के लिए
इस वाले फोटो से नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसके लिए हम एक डिफरेंट प्रोजेक्शन यूज करते हैं जिसको अपन नाम देते हैं सोहार्स प्रोजेक्शन, ठीक है। हाँ, सोहार्स प्रोजेक्शन इसको ऐसे बोलते हैं। यहाँ पर अपन इसको ऐसे मानते हैं कि ये जो कंपाउंड है ना, इसमें ये वाला ए वाला इधर है और ये बी वाला इधर है, और यहाँ दोनों पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान देखो, जो सोर्स प्रोजेक्शन है ये एक्चुअल मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल दिखा रखा है ये तीनों के बीच में, वो 120 डिग्री का, ठीक है। 120 डिग्री का बनाया जाता है, टेट्राहेड्रल नहीं बना है, और ये भी टेट्राहेड्रल नहीं बनाया है, 120 का ही एंगल दिखा है। एक्चुअल एंगल कितना होता है, 109.5। तो इसी को क्या करता है सोर्स प्रोजेक्शन, इसको ऐसे चिपका देता है, ऐसे ऐसे एकदम दबा देता है। तो ऐसे दबाने की वजह से इनका एंगल यहाँ पे कितना हो जाता है, ऐसे दबाने के बाद ये ऑलमोस्ट, इसको फ्लैट कर दो, तो फ्लैट करने के बाद यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 120 का हो जाता है, ठीक है। तो सोर्स प्रोजेक्शन एक्चुअल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसमें क्या होगा कि अगर मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ ना इसको हल्का सा, तो मुझे ये रोटेशन दिखेगा। जैसे मान लें कि ये प्रोजेक्शन मैं बनाता हूँ, देख, इसको फिक्स रखता हूँ मैं ये पर्पल वाले को, और इसको रोटेट कर दिया, पहले ऐसे था और इसको रोटेट करके ऐसे कर दिया, तो ऐसे में ये प्रोजेक्शन बनता, दिखाई दे रहा है। और ऐसे में तुम्हें डिफरेंट ओरिएंटेशन बिटवीन ए एंड बी दिखाई देगा। यहाँ पर ए और बी अलग पोजीशन पे है और यहाँ पर ए और बी डिफरेंट पोजीशन में हैं। इसको कौन सा प्रोजेक्शन बोलते हैं हम लोग, सोहर्स। लेकिन इस प्रोजेक्शन में भी बहुत स्लाइट वाले जो डिफरेंसेस हैं वो नहीं पता कर पाते। जैसे मान लें कि मैं इसको 10 डिग्री रोटेट कर दूं, ऐसे 10 डिग्री, तो इन दोनों को ना ये सोहार्स प्रोजेक्शन 10 डिग्री के रोटेशन, 5 डिग्री के रोटेशन को नहीं समझा पाता, ठीक है। इसके लिए अपन टोटली डिफरेंट प्रोजेक्शन यूज करते हैं। इसको अपन क्या, कौन सा प्रोजेक्शन बोलते हैं, न्यूमन प्रोजेक्शन बोलते हैं। और न्यूमन प्रोजेक्शन के लिए इसी सोहार्स प्रोजेक्शन को इस साइड से देखते हैं, इस साइड से देखोगे इधर से, तो यहाँ पर तुम्हें एक कार्बन एटम दिखाई देगा जिसको मैं एक सिंगल डॉट से बनाया, कार्बन एटम। और इधर अपने को हाइड्रोजन दिखाई देगा, इधर भी हाइड्रोजन दिखाई देगा, और ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, ये बी, ए बी कुछ भी मान लो, इसको बी मान लेते हैं। बी दिख रहा है, ये दिख रहा है। इस साइड से एकदम एकदम सामने से अगर देखोगे तो क्या पीछे वाला कार्बन दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, एकदम छुपा रहता है, ठीक है। तो उस पीछे वाले कार्बन दिखाने के लिए हम एक बड़ा सर्कल यूज करते हैं। तो जो फ्रंट वाला कार्बन होता है उसको हम एक डॉट से दिखाते हैं, सिंगल ऐसा छोटा सा डॉट से। और जो बैक वाला कार्बन होता है जो नहीं दिख रहा होता है उसको हम किससे दिखाते हैं, बड़े सर्कल दिखाते हैं। पीछे वाले कार्बन को और बड़ा दिखाते हैं ताकि वो दिखे, ठीक। और क्या ये जो पीछे ये जो पर्पल वाला है ए वाला, वो दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, ऐसे इस साइड से देखोगे तो दिखेगा, बस वो छुपा हुआ दिखेगा, है ना, छुपा भी रहेगा और दिखेगा भी, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो ए है वो किससे जुड़ा हुआ है, पीछे वाले से। तो पीछे वाले को ऐसे ए से ऐसे बने, ठीक है, मतलब है पीछे ही पर थोड़ा थोड़ा ऐसे झांकता हुआ सा दिख रहा, ठीक है। और इसका हाइड्रोजन भी यहाँ से ऐसे दिखेगा, और इधर भी हाइड्रोजन दिख रहा है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, ये जो डंडी है इसको एकदम सेंटर से जोड़ देते हैं ऐसे, ये बनाना गलत। ये बनाने का मतलब कि जो वो कार्बन है तुम्हें पता नहीं चलेगा कौन सा कार्बन किससे जुड़ा हुआ, ठीक है। तो बनाने का जो सही तरीका वो यही है, ये जो फ्रंट वाले हैं वो सेंटर वाले डॉट से जुड़े रहेंगे, और जो पीछे वाले हैं वो बड़े वाले सर्कल से जुड़े रहेंगे। इसको हम कौन सा प्रोजेक्शन बोलते हैं, न्यूमन प्रोजेक्शन। और ऐसे में अब हम क्या करेंगे, फ्रंट वाले को फिक्स करके बैक वाले को रोटेट करेंगे, या बैक वाले को फिक्स करके फ्रंट वाले को रोटेट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं फ्रंट वाले को फिक्स रखा हूं और बैक वाले को रोटेट कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, अरे यार इसको बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा, कोई नहीं कोई नहीं, बनाएंगे तो है ही हम। तो ये पोर्शन है हमारा
बैक वाला, ठीक है। इसमें ये हाइड्रोजन थोड़ा सा बड़ा और बड़ा बना दो, ठीक है। और ये है फ्रंट वाला, तो फ्रंट वाले को मैं यहाँ रखता हूँ यहीं पर, और बैक वाले को हल्का हल्का रोटेट करके इसके ऊपर फिक्स करता हूँ, ठीक है। तो हल्का सा रोटेट करेंगे, 60 डिग्री रोटेट करते हैं। ये कुछ फोटो बनेगा, दिख रहा है? अबे दिख रहा है ना? 60 डिग्री रोटेशन पे ये बनेगा। अगर मैं फ्रंट वाले को ऐसे ही रखता हूँ और ये वाले को 60 डिग्री और रोटेट करूँ, तो कुछ इस टाइप का ये एक ओरिएंटेशन बनेगा। तुम्हें ऐसा ना एकदम ओवरलैप होता हुआ दिखेगा, दिख रहा है? फर्दर अगर मैं फ्रंट वाले को ऐसे ही रखता हूँ और इसको 60 डिग्री और रोटेट कर देता हूँ, तो ये एकदम अपोजिट आ जाएगा, दिख रहा है ना भाई? अबे दिख रहा है? फॉलो कर रहे हो? फर्दर 60 डिग्री और रोटेट करूँ, फ्रंट वाले को ऐसे ही कॉपी कर रहा हूँ मैं, और इधर वाले को ऐसे रोटेट कर रहा हूँ और 60 डिग्री, सॉरी, थोड़ा और रोटेट करता, ये बनेगा। पता नहीं कैसे बनेगा, बट कुछ मोरलेस ऐसे ही रहेगा, पीछे थोड़ा ओवरलैप करेगा। फिर से फ्रंट वाले को मैंने लिया ऐसे ही, फिर से 60 डिग्री इसको रोटेट किया, ज़्यादा रोटेट कर दिया, तो ये बनेगा। अ- और इसको दोबारा रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता, क्योंकि अगली बार जब 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वापस से यही बन जा रहा है, दिख रहा है? हर 60 डिग्री रोटेशन पे ये पूरा साइकिल बनता है, ठीक है। इसमें इस वाले को, ये जो पहला वाला है जिसमें ए और बी एग्जैक्टली पीछे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा फॉर्म? फुली एक्लिप्स। इस वाले को हम बोलते हैं गॉस फॉर्म, गाउचे नहीं, गॉस फॉर्म। इस वाले को अपन बोलते हैं, हाँ तुम गाउचे ही बोलना, गंवार कहीं, गाउचे फॉर्म। इसको बोलते हैं पार्शियली एक्लिप्स। ये वाले को बोलते हैं एंटी। और ये वाला देखोगे ना तो ऑलमोस्ट सेम है, तो ये भी पार्शियली एक्लिप्स होता है और ये वाला भी गॉस होता है, ठीक है। तो टोटल कितने तरह के कन्फर्मेशंस बनेंगे भाई यहाँ पे? इनफाइनाइट, पर बनाएंगे हम चार, ठीक है। हाँ, इमोशन बने जाना, बनते इनफाइनाइट ही हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कितने बनाए हैं? सिर्फ 60 डिग्री रोटेशन वाले सारे बनाए, ठीक है। समय समाप्त हो गया। कितना बचा? यार इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, हो ही गया होगा। बना लेना इसको, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखे। पीपी ले लेना।